नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। हम बात करेंगे एक बड़े मुद्दे की, लेकिन बहस की शुरुआत करें उससे पहले एक अहम खबर आपको बतानी जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के साथ बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है। पीएम ने मंत्रियों को सलाह दी है, रिश्तेदारों को मंत्रालयों के काम से दूर रखने की सलाह दी है। संसद सत्र के लिए पूरा होमवर्क करके आने के लिए कहा है। विपक्ष के सवालों के लिए तैयार रहे मंत्री, ये प्रधानमंत्री मोदी ने नसीहत दी है अपने मंत्रियों को। मीडिया से दूर रहकर काम पर ध्यान दें, संसद में पूरे समय मौजूद रहे मंत्री, ये हिदायत भी दी गई है। कामकाज में अफसरों की मदद लें, इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कोविड नियमों का पालन जरूर करें और कराएं भी। ये तमाम नसीहतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई हैं अपने नेताओं मंत्रियों को। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, ये मंत्रिमंडल की बैठक, और इस बैठक में कई अहम नसीहतें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई है अपने मंत्रियों को, ये जानकारी मिल रही है। महत्वपूर्ण बातें आपको हम बता रहे हैं। विपक्ष के सवालों के लिए तैयार रहे मंत्री, ये पीएम ने कहा है। पूरी तैयारी के साथ सत्र में आए, मीडिया से दूर रहकर काम पर ध्यान दें। पहले भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं, छपास और दिखास से दूर रहना चाहिए नेताओं मंत्रियों को, और इसी तरह की और नसीहतें भी दी हैं। रिश्तेदारों को दूर रखें मंत्रालय के काम से, बहुत महत्वपूर्ण नसीहत प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये दी गई है। और आइए आज के मुद्दे से आपको रूबरू करवाते हैं, उसके बाद करेंगे बहस की शुरुआत। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, तीनों दलों में आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर खटपट और तनातनी दिखती रहती है। महाविकास अघाड़ी में ऑल इज नॉट वेल के सवाल का जवाब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उस जवाब में आप तलाश सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए नहीं हैं। उनके मुताबिक वो सिर्फ एक घटक दल हैं और सरकार चलाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन नाना पटोले को जब से महाराष्ट्र कांग्रेस की कमान सौंपी गई है, उसके बाद एक तरह से खींचतान बढ़ गई है। नाना पटोले एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जो घटक दलों को खटक रहे हैं। पहले वो महाराष्ट्र में एकला चलो का नारा देते हैं, इसके बाद सहयोगियों पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि उनकी पार्टी की पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। इसके बाद वो शिवसेना, एनसीपी पर खुद की जासूसी के आरोप भी लगाते हैं। अब इन बयानों को लेकर महाविकास अघाड़ी में विवाद छिड़ा हुआ है। विपक्ष यानी बीजेपी भी महाराष्ट्र सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूक रही है। कांग्रेस जिस तरह से हमने कहा था कि एक नंबर की पार्टी बनेंगी, आज महंगाई के विरुद्ध में पूरे राज्य में बड़ा आंदोलन शुरू है। गए 5 दिन से आंदोलन शुरू है, आने वाले और 5 दिन चलेगा और बड़ा प्रतिशत जनता का उसके साथ है। केंद्र की बीजेपी की सरकार के विरोध में यह आंदोलन है और मुझे लगता है कि जब कांग्रेस आगे बढ़ रही है महाराष्ट्र में और एक नंबर की पार्टी बनने जा रही है तो बहुत लोगों को उसकी तकलीफ है। बोललो देण्यात मी वापस येणारच नाही। सो म्हणालो त्याच्यामुळे आपण आपल्या कामाला लागलो। मी मगाशी प्रेसला सांगत होतो की ते काल मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आपल्या शिवसैनिकांना की तुम्ही आता कामाला लागा वगैरे म्हटले। आता मी बोलत होतो तो त्रास होता, आता ते बोलले तर ठीक आहे सांगितलं। आता पालकमंत्री पुण्याचे तेच आहे, बारामतीवर कोणाचं काम करतात, आपल्या लोकांचं करतात एक काम। मग आपण म्हणतो संपर्क मंत्री लक्ष घालायचं, ते काय संपर्क मंत्र्याला ऐकायचं की नाही ऐकायचं त्यांनी ठरायचं, कारण सही लागते त्यांची। सही काय संपर्क मंत्र्याची लागत नाही। कुठल्याही कमिटीवर नावं पाठवायची असतील तर पालकमंत्र्याची सही लागतात। हा जो त्रास आहे, या त्रासाला तुम्ही आपली ताकद बनवा। या त्रासानं तुम्ही आपलं मानसिक कमजोर होऊन बघा। जो त्रास तुम्हाला आज मिळतोय, ठीक आहे, तो आज मला आमचा हिस्सा असताना आम्हाला देत नाही ना, ठीक आहे घे, पण मी माझ्या कर्मानं मी उद्याच्या काळात मी इथला पालकमंत्री बनेल आणि शपथ घेऊन तिथून निघेल। आमच्या पक्षाचा माणूस आहे, या खुर्चीवर आमच्या पक्षाचा माणूस बसेल, ही ताकद घेऊन निघाला। ज्या लोकांना समजोताच करायचा नसेल, सोबत राहून पाठीवर सुरास खुपसायचा असेल
तर आपल्याला काही बोलायचं नाही की तो राग आपल्याला ताकद बनवायचा. नाना पटोले बार बार बोल रहे भाई हम हाई कमान को बिना पूछते हुए नाना पटोले जी बयान दे रहे हैं कि भाई हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे. कांग्रेस पार्टी में ऐसा राज्य को कोई अधिकार होता नहीं है. मतलब कांग्रेस पार्टी में हाई कमान जो बोलता है वही करना पड़ता है. लेकिन नाना पटोले जी मतलब हमेशा मार रहे बढ़ाई. नाना पटोले जी हर विषय पर मार रहे बढ़ाई और इसीलिए महाविकास आघाड़ी में हो रही है लड़ाई. तो ये लड़ाई इसमें आपस में होती रही है. रोज बयानबाजी करते करते नाना पटोले जी ट्रैक में आ रहे हैं और मतलब उसको शिवसेना और एनसीपी उनको उत्तर दे रही है. तो मतलब ये आपस में इनका झगड़ा चल रहा है और ये सरकार कब तक चले. इसका मतलब बहुत स्पष्ट है. कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी ये नाटक कर रही है. ध्यान दूसरी ओर ले जाने के लिए आज महाराष्ट्र में 1 डजन नेता घोटाले में फंसे हुए हैं और वहां से निकलने के लिए ये सब नाटक चल रहा है. दूसरी बात यह है कि ये 3 पार्टी की सरकार है या शरद पवार और उद्धव ठाकरे की. कांग्रेस को वहां कोई पूछता ही नहीं है. इसके लिए नाना पटोले बीच बीच में कंट्रोवर्सी पैदा करके अपना भी कुछ, ये स्ट्रेटेजी है कांग्रेस की. तो ये ख्याल रखना चाहिए कि महाविकास आघाड़ी की सरकार है. कांग्रेस को एक बहुत बड़ा मौका और बहुत बड़ा हिस्सा महाविकास आघाड़ी में मिला है और अच्छा कामकाज महाविकास आघाड़ी का चल रहा है. मुख्यमंत्री की भी पॉपुलैरिटी जो है दिन ब दिन बढ़ रही है, उनकी छाप पड़ रही है और 3 पार्टियां जब एक कॉमन मिनिमम एजेंडा पर चल रही है तो सभी को सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी तरह महाविकास आघाड़ी में कोई मतभेद तैयार हो इस प्रकार के बयानबाजी नहीं करने चाहिए. अपने बयानों से घिरे नाना पटोले को अब यू टर्न लेने को मजबूर होना पड़ा है. उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने. आपके पास कौन सी संजीवनी बूटी है जिसको आपने डाल दिया है और महाराष्ट्र के तमाम क्या आपकी जो खास तौर पार्टी शिवसेना है, एनसीपी है, उनमें भी कहीं कहीं उथल पुथल दिखाई पड़ रही है. देखो, मैं संगठन का काम कर रहा हूँ और मुझे मेरे नेता सोनिया जी गांधी और राहुल जी ने जो जवाबदारी दी है कांग्रेस को महाराष्ट्र में 1 नंबर का पार्टी बनाने का, तो मैं काम कर रहा हूँ और मैं कोई गैर कर रहा हूँ ऐसा मुझे नहीं लगता. और रहा सरकार का इशू महाविकास आघाड़ी का, तो सरकार का काम अलग होता है और संगठन का काम अलग होता है. महाराष्ट्र में सरकार तीनों पार्टी की ठीक से चल रही है. तीनों पार्टी में समन्वय है. 5 साल में कोई सरकार को धोखा नहीं होगा. बीजेपी को लगता है कि तुरंत सरकार गिर जाए, वो बीजेपी का काम चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा. लेकिन आप भी जो बीजेपी के ऊपर आप बोल रहे हैं, लेकिन मौका तो आप ही दे रहे हैं. आप अपने सरकार पे सीएम को लेकर अजित पवार के आप निशाना साध रहे हैं. मैंने कोई सीएम के ऊपर निशाना नहीं साधा. मैंने जो प्रोसीजर चलती है, जो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सभी चीजों के ऊपर सरकार का ध्यान होता है. कहाँ पे मोर्चे हो रहे, कहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रहे, कहाँ पे क्या हो रहा है, सरकार के पास रोज मालूमात जाती है. सिर्फ नाना पटोले की नहीं, सबकी जाती है. तो एक प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर अगर मैंने उस बारे में लोगों को बताया, हमारे वर्कर को बताया, पार्टी वर्कर को बताया, तो उसमें गलत क्या है. मेरे पे नजर नहीं, सबके ऊपर नजर सरकार रखती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार. तो उसमें क्या फर्क पड़ता है. और आइए जल्दी से अपने मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं. कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं मेरे साथ. राजीव पांडे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका. प्रेम कुमार राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत. संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवसेना की ओर से, आपका स्वागत. बृजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं. शुरुआत में बृजमोहन श्रीवास्तव जी आपके साथ ही करना चाहती हूं, क्योंकि खबरें हमने दिखाई और कई तरह के बयान भी सुनवाए. बीजेपी लगातार चुटकी ले रही है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सरकार चलाने के लिए विश्वास की जरूरत होती है. देखिए ना, जब से सरकार बनी है महाविकास आघाड़ी की, एक तरीके से आप लोगों को महारत हासिल हो गई है खटपट की खबरों को नकारने में. कोई ना कोई दलील देकर आप लोग नकारते हैं, लेकिन इस बार तो विश्वास का मुद्दा है ना. अगर आप ये कहते हैं कि हम सरकार एक चला रहे हैं, हम पार्टी नहीं चला रहे हैं, इसलिए मतभेद रहेंगे, ठीक बात है, लेकिन अगर भरोसे पर सवाल खड़ा हो जाए तो जनता के भरोसे को कैसे बनाकर रखिएगा. अगर एक पार्टी का नेता
जो सहयोगी पार्टी का अध्यक्ष है उस प्रदेश में, वो खड़ा होकर कह देता है कि भाई जासूसी करवा रहे हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, तो कैसे फिर नकारिएगा कि ऑल इज नॉट वेल? शिवराज जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि महाराष्ट्र की सरकार में एवरीथिंग इज वेल, नथिंग इज रॉन्ग। जो आपने कहा ऑल इज वेल। जहां तक बात आपने कही है कि अविश्वास की बात है, तो अविश्वास किसके बीच में है? अगर एक पार्टी का अध्यक्ष, जो प्रदेश के अध्यक्ष है, वो यदि अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए कोई बात कह रहे हैं, तो उनको उसका हक है। हर आदमी को अपने राजनीतिक शक्ति बढ़ाने का हक है। क्या भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करती? क्या भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में ये काम नहीं किया जब नीतीश कुमार जी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा? क्या उन्होंने वहां पे अपनी ताकत बढ़ाने का काम नहीं किया अपने साथियों के साथ? तो ये काम राजनीति का है। और आदरणीय पटोले साहब महाराष्ट्र के एक बहुत ही समझदार और बहुत ही गंभीर किस्म के नेता हैं। जब उन्होंने बात की है, आपने उनका एक पक्ष तो बता दिया, लेकिन जो अभी उन्होंने आपके चैनल पे कहा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये बातें जो हैं हमको हक है इस बात का करने का। लेकिन जहां तक बात सरकार की है, तो सरकार एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में चल रही है, वो काम पूरा चल रहा है, कहीं किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। कांग्रेस जो सरकार के जो घटक है तीनों, वो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। आप बताइए कि कौन सी ऐसी समस्या है जिसमें सरकार पीछे रही हो? इस सरकार की सारी उपलब्धियों को लेकर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रशंसा की है। हिंदुस्तान की सर्वोच्च जो कोर्ट है उसने उनके कार्य प्रणाली को लेकर प्रशंसा की है। तो मैं सोचता हूं कि सरकार बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। परेशानी आ गई है बीजेपी को। बीजेपी अभी अपनी परेशानियां तो देख नहीं रही। आप देखिए कि महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ जो एक माहौल बना है, इस जो अभी हाल में जो गठन हुआ केंद्र सरकार में जो नया मंत्रिमंडल बना, उसमें जावड़ेकर साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनको तत्काल निकाल के बाहर कर दिया बगैर किसी कारण के। ये नहीं बताया कि उनको क्यों हटाया जा रहा है। मुंडे जी का इतना बड़ा योगदान था। आपको सुकून मिल रहा है कि चलो हमारे घर में खटपट है तो कोई बात नहीं, बगल में के घर में भी कौन सी शांति है? बगल के घर में भी तो अशांति है, इस बात से सुकून महसूस कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो खटपट है ही नहीं। मैं बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो खटपट चल रही है, योगी जी और मोदी जी का झगड़ा सारे लोग देख रहे हैं। मोदी जी ने अपने सबसे ठीक है, आपने 2-3 आरोप लगा दिए हैं और 2-3 मुद्दे उठा दिए हैं बीजेपी के मद्देनजर। बिहार का आपने जिक्र कर दिया, उत्तर प्रदेश का जिक्र कर दिया, महाराष्ट्र में भी वो आप भूल गए होंगे, मैं याद दिला देती हूँ, महाराष्ट्र में भी पंकजा मुंडे की नाराजगी की बात आ रही है। मैं आऊंगी उस पर राजीव पांडे जी से। ठीक है, राजीव पांडे जी से मैं जवाब लूंगी इसका, लेकिन उसके पहले प्रेम कुमार जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को अच्छे से समझते भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नाना पटोले के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद स्पीकर पद को लेकर पहले ही तमाम विवाद चल रहा था, लेकिन नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उसके बाद से क्या परिस्थितियां बदली और नाना पटोले की जो राजनीति है उसे आप कैसे समझाएंगे? क्योंकि न सिर्फ जो कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां हैं महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी में, उनके नेताओं के साथ खटपट नाना पटोले की चल रही है, बल्कि कांग्रेस के भीतर भी अब नितिन राउत के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, ऐसी खबरें सामने आई और उनके बीच में खटपट है। अब ये भी कहा जा रहा है कि वो मंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए भी ये तमाम बातें हो रही है। ये चल क्या रहा है? और नाना पटोले के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद क्या कांग्रेस के सोचने का तरीका महाराष्ट्र के अंदर बदला है? क्योंकि वो कई बार जिक्र कर चुके हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। जवाब हालांकि उनको बहुत तीखा मिला था शिवसेना की तरफ से। निश्चित रूप से शुभ्रा जी, महाराष्ट्र में जो नाना पटोले जी के हाथ में जब से नेतृत्व आया है तब से कांग्रेस एक एग्रेसिव फॉर्म में देख रही है। इससे पहले देखिए, जो महाअघाड़ी सरकार में शरद पवार जी हुए, उद्धव ठाकरे जी हुए, इनके बीच में कांग्रेस का कोई जो लीडरशिप है कहीं ना कहीं खो जा रहा था। लग रहा था कि जैसे कि उनकी कोई अहमियत नहीं है इस तरह से। तो उस अहमियत को फिर से स्थापित करने के लिए नाना पटोले जी छटपटा रहे हैं। इसके लिए वो आंदोलन का सहारा भी ले रहे हैं। दिनों जो महंगाई के खिलाफ आंदोलन हुआ तो उसमें कांग्रेस ने वहां शक्ति दिखलाई और संगठन को जिंदा करने का काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एक प्रश्न उठता है निश्चित रूप से, क्या ये अंदरूनी जो संघर्ष है वो कहीं इससे बढ़ावा तो नहीं होगा, कहीं इससे सरकार की स्थिरता पर फर्क तो नहीं पड़ेगा? तो देखिए, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि सरकार की स्थिरता पर फर्क पड़ने वाला निर्णय कांग्रेस की स्थानीय इकाई तो ले ही नहीं सकती। ये तो आला कमान के ही हाथों में है।
तो एक तरह से नाना पटोले जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें आला कमान की स्वतंत्रता भी है और एक उनकी ओर से अंकुश भी है। यानी पार्टी को जिंदा करो, सक्रिय करो और जिन बातों पर असंतोष है सरकार के खिलाफ में उनको लेकर के जहां तक हो सके, विपक्ष उस भूमिका को नहीं निभा रहा है तो कांग्रेस भी उसके साथ में उस भूमिका को संगठनात्मक रूप से उठाए ताकि जनहित से कांग्रेस जुड़ी रह सके। देखिए, जो महागठबंधन सरकार होती है, गठबंधन सरकार होती है, उसकी कई तरह की व्यवस्थाएं भी होती हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं के बीच अगर सरकार चल रही है और सभी लोग खुल करके बोल रहे हैं कि नहीं हमारी सरकार को खतरा नहीं है, तो ये मानिए कि ये संगठन की मजबूती के लिए नाना पटोले खटपटा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जो कांग्रेस का जनाधार अभी है फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर, उस पर हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर नाना पटोले ये बयान दे रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे तो जो कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता हैं उनका क्या मत है या क्या मत हो सकता है आगे, क्योंकि कांग्रेस लगातार 2014 के बाद नीचे आई है महाराष्ट्र में और अब चौथे नंबर की पार्टी बन गई 2019 के चुनाव में। हालांकि 2014 से पहले नंबर 1 पार्टी हुआ करती थी, इसे हम बेहतर समझेंगे। प्रेम कुमार जी, मैं फिर से आपके पास आऊंगी, लेकिन संजय गुप्ता जी, बयान तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि एक सरकार के भीतर अगर 3 पार्टियां हैं और नेता एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके के तीखे बयान दे तो जाहिर है जनता भी पूछती है कि पहले आपसी झगड़ा सुलझा लीजिए फिर हमारे मसले सुलझाइएगा। क्योंकि नाना पटोले जी का हम जिक्र कर रहे हैं, वो लगातार कहते रहे मंचों पर कि हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब उस पर आ गया कि जो अकेले चुनाव लड़ने की सोचेगा उसको लोग चप्पल से पीटेंगे। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं और फिर भी आप कहते हैं कि ऑल इज वेल। क्या सिर्फ ये कुर्सी बचाने के लिए कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल, क्योंकि ताकि उद्धव ठाकरे जो हैं वो मुख्यमंत्री बने रहे, बल्कि अंदर खाने इतनी खटपट चल रही है जिसको नकारा नहीं जा सकता? बात पर जिस तरह से अभी प्रेम कुमार जी ने अपने जो विचार व्यक्त किए, हाँ। ठीक इसी तरह के विचार अभी रामदास अठावले साहब ने व्यक्त किए थे कि कांग्रेस के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा ये महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष नहीं, ये कांग्रेस के आला कमान तय करेंगे। ठीक है, नाना पटोले जी महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कुछ सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं, मगर अंतिम निर्णय कांग्रेस आला कमान ही लेता है। तो नाना पटोले जी को किसी भी तरह का बयान देने से पहले इस बात को सोचना चाहिए कि प्रदेश के आला कमान से किस तरह के निर्देश है, किस तरह के निर्देश नहीं है। तो इस तरह की बयानबाजी अगर वो इस तरह से आएगी तो लाजमी सी बात है कि उस पर आगे भी बयान आएगा और बात चलेगी तो दूर तक जाएगी। तो बात अगर इस तरह से आती है तो बात निकल के जाती है। रही बात महाराष्ट्र में सरकार के चलने ना चलने की, तो वो तो नंबर का खेल होता है और वो नंबर जो कांग्रेस के पास है, जो एनसीपी के पास है, जो शिवसेना के पास है, वो नंबर तो ना कोई कांग्रेस से छीन सकता है, ना एनसीपी से छीन सकता है और ना शिवसेना से छीन सकता है। लेकिन अब खबरें तो आ रही है ना, शिवसेना के नेताओं के बयान जिस तरीके से बदले हैं पिछले कुछ वक्त में और जैसे बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, कहीं बीएमसी चुनावों पर नजर है कि हम बीएमसी चुनावों को बचाएंगे, बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाकर ही वो संभव है। और क्या इसीलिए ये सब हो रहा है? क्योंकि हमने देखा कि पहले जिस तलखी से संजय राउत बात करते थे, पहले जिस तलखी से उद्धव ठाकरे बात करते थे, अब वो तलखी कहीं गायब हो रही है और वो तलखी तब्दील हो रही है कांग्रेस की तरफ, कई बार एनसीपी की तरफ। तो आप लोग भी तो कहां स्टेबल हैं? अब कह रहे हैं आपकी सरकार स्टेबल है, लेकिन आप लोगों का रवैया भी कहां स्टेबल है? संजय गुप्ता जी, देखिए, राजनीति में हवाएं यूं ही नहीं चला करती, झरोके यूं ही नहीं हिला करते, इशारे यूं ही नहीं हुआ करते और दोस्त छुप छुप के यूं ही नहीं मिला करते। क्या बात है? कुछ तो बात होती है अफवाहों में, अफसाने यूं ही नहीं बना करते। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, जल्दी से आप इसको रिप्लाई कीजिएगा, फिर मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन राजीव पांडे जी भी इंतजार कर रहे हैं। श्रीवास्तव जी, जल्दी से, यूं ही हवाएं नहीं चलती हैं, कोई ना कोई संकेत है अगर दो लोग आपस में मिल रहे हैं और बयान बदल रहे हैं? ये संजय भाई का कहना ठीक है, लेकिन जहां तक बात सरकार की चलने की है तो सरकार पूरी तौर से स्थिर है, कहीं से हिलने वाली नहीं है। तीनों पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो एक दूसरे के संवाद में हैं, लगातार एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। वो कोई भी ऐसा मुद्दा है क्या शो में कि नाचपाटी हो, राजीव पांडे जी बड़े बेचैन हैं और उसका सॉल्यूशन राजीव पांडे जी की बात कर लीजिए। मैं सोचता हूँ कि कहीं भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद जैसे ही मैं वापस आऊंगी राजीव पांडे जी के पास जाऊंगी, क्योंकि काफी दिलचस्प बातें निकलकर सामने आई हैं और ये कहा जा रहा है कि हवा का रुख ऐसे ही नहीं बदलता है। आखिर हवा का रुख है क्या महाराष्ट्र के अंदर, इसे और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और तीनों पार्टियों में क्या चल रहा है।
हालांकि ये तो तीनों पार्टियों के नेता बताने के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन जितना अंदाजा लगा सकते हैं उससे ये तो कहा जा सकता है कि ऑल इज वेल नहीं है महाराष्ट्र सरकार में। एक छोटा सा ब्रेक, वापस लौटते हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। क्या महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या ये महाराष्ट्र सरकार का काउंटडाउन है? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार कांग्रेस से इस बारे में स्पष्टीकरण चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने मंगलवार को कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस के प्रभारी एच.के. पाटिल से ये सवाल पूछा है, साफ किया है कि बताओ आगे साथ चलना है या अकेले ही चुनाव लड़ना है। शरद पवार ने यह भी पूछा है कि नाना पटोले जो रोज एकला चलो रे का राग अलाप रहे हैं, ये मैडम सोनिया की मर्जी से कर रहे हैं या फिर अपनी मर्जी से? ये सवाल शरद पवार ने पूछे हैं। और फिर से एक बार अपने पैनल का हम रुख करते हैं, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस हिस्से की शुरुआत में राजीव पांडे जी आपके साथ करना चाहती हूं, क्योंकि ब्रेक से पहले तमाम पैनलिस्ट से बात हुई और आप पर बृजमोहन श्रीवास्तव जी ने बहुत सारे आरोप लगाए, खासतौर से बिहार का जिक्र कर दिया, यूपी का जिक्र कर दिया। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक है, क्योंकि अगर ठीक नहीं है तो फिर बिहार में भी ठीक नहीं है, यूपी में भी बीजेपी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। जवाब दीजिए। लेकिन उन्होंने चूंकि बिहार और यूपी का सवाल उठाया तो पहले उन दो बातों पर मैं जवाब दे देता हूं। जी। बिहार में ये कह रहे हैं कि बिहार में चल रहा था, बिहार में 15 साल, बीच में अगर 2-3 साल आप छोड़ दीजिए तो करीब 17-18 साल से हमारा अलायंस चल रहा है। और बिहार में तो ये इंप्रूवमेंट हो गया कि कल तक 2019 के बाद मंत्रिमंडल में नहीं थी जदयू, लेकिन आज जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह जी, वो मंत्रिमंडल में आ गए, तो ये इंप्रूवमेंट है। वहां पशुपति पारस भी मंत्रिमंडल में आ गए, वो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता है। जहां तक यूपी के बारे में है, इन लोगों को इस मुगालते में रहने दीजिए कि बीजेपी में अंदरूनी कला है, भगवान करे ऐसा ही सोचते रहे। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र का विषय है, देखिए जो 3 पार्टी है, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को शर्म नहीं आती कि इन्होंने जितने भी सीट शिवसेना ने जीती है, इन दोनों में से बेशर्मों में से किसी को हरा करके चुनाव जीता है। इन दोनों पार्टियों को हरा करके चुनाव जीता। ये केवल साथ में एक कारण से आए हैं। इनके आने के पीछे एकमात्र कारण है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता से बाहर रखेंगे। इनका कोई आइडियोलॉजिकल कॉमन ग्राउंड नहीं है। देखिए, यही शिवसेना के बारे में जो कांग्रेस पार्टी बोलती थी, याद करके उनके बयान जब तक इन्होंने 2019 में हाथ नहीं मिलाया था। यह शिवसेना को एक गुंडा पार्टी, शिवसेना को एक कॉम्युनल पार्टी कहते थे। बाला साहेब ठाकरे के बारे में क्या क्या कहा कांग्रेस के और एनसीपी के मित्रों ने, यह इनको पता होगा। आज जो परिस्थिति है महाराष्ट्र में, सबसे बड़ा सफरर महाराष्ट्र की जनता है, क्योंकि ये गवर्नेंस कर नहीं पा रहे हैं। ये कह रहे हैं, एक मंत्री दूसरे मंत्री को चोर बोलता है, दूसरे मंत्री तीसरे मंत्री को कहता है कि तुम हमारे यहाँ मेरा स्नूपिंग कर रहे हो। अब बताइए, अगर एक पार्टी कह रही है कि दो दूसरी जो पार्टियां हैं वो स्नूपिंग कर रही है, लेकिन इसमें जो मेजर इश्यू क्या है मैं बताता हूं। एनसीपी और शिवसेना मजे ले रही है इस सरकार का। कितने करप्शन के आरोप चल रहे हैं आप देख रहे हैं कि एनसीपी की क्या हालत है, कि केवल वो आजकल ईडी के दफ्तरों में चक्कर काट रहे हैं और शिवसेना इस पर खूब मजा ले रही है कि उनको पता है कि किस प्रकार से ईडी में इनकी जो चोरी का खुलासा हो रहा है। कांग्रेस को कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए कांग्रेस से सारी बातें उठा रही है। और अभी आपने न्यूज ब्रेक किया कि किस प्रकार से एनसीपी के जो सुप्रीमो है वो कह रहे हैं कि ये सब स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि बिल्कुल ऑल इज नॉट वेल विद द। ठीक है, इस पर मैं जवाब लेती हूँ राजीव पांडे जी, लेकिन सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना कि महाराष्ट्र बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पंकजा मुंडे नाराज बताई जा रही है, देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी वजह से उनकी बहन को नहीं मिला, कैबिनेट में जगह नहीं मिली। हाँ, जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता में पार्टी में कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है, जैसे सोनिया गांधी हुआ करती थी मनमोहन सिंह की सरकार में। कैबिनेट बनाने का अधिकार केवल प्रधानमंत्री जी को है। आर्टिकल 74 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के प्रधानमंत्री चुनते हैं और कोई भी नहीं कह सकता कि उनको कोई आदमी इंफ्लुएंस कर सकता है। उन्होंने मंत्रिमंडल बनाया, अगर किसको लेना है किसको नहीं लेना है, यह केवल और केवल भारत के प्रधानमंत्री और अंबेडकर जी द्वारा लिखित संविधान के अनुसार से अधिकार लेने का फैसला है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में देखिए, आप बोल रहे हैं संजय गुप्ता जी लगातार मुस्कुरा रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि संजय गुप्ता जी क्यों लगातार मुस्कुरा रहे हैं। मैं उन्हीं से पूछ लूंगी, क्योंकि हालांकि तलखी बहुत कम हुई है, तलखी बहुत कम हुई है और कहा भी गया है कि भाई मतभेद हो सकते हैं लेकिन दोस्ती तो बनी ही हुई है, ये कह दिया गया है। लेकिन ये दोस्ती रिश्तेदारी में कब बदलेगी,
ये समझना अभी बाकी है। मैं आऊंगी आपके पास संजय गुप्ता जी, लेकिन ब्रजमोहन श्रीवास्तव से अब जवाब लेना बहुत जरूरी है। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, आप यहाँ पर देखिए संजय गुप्ता के जो तंज है उसका जवाब देने से कतरा रहे हैं और किनारे से निकल जा रहे हैं इधर उधर करके, लेकिन देखिए खबर आ रही है कि शरद पवार नाराज हैं। नाना पटोले के बयानों से शरद पवार नाराज हैं। कांग्रेस के प्रभारी एच.के. पाटिल से पूछा है, जैसा कि हमने दर्शकों को बताया, कि चाहते क्या हो ये बता दो, सरकार चलानी है साथ में नहीं चलानी है। अब कब तक आप लोग लीपापोती यहाँ करते रहिएगा? उधर तो कुछ और चल रहा है अंदर खाने। ब्रजमोहन जी, शरद पवार साहब इस देश के बहुत वरिष्ठ और बहुत ही गंभीर राजनेता हैं और कांग्रेस में और शिवसेना में एनसीपी में पवार साहब की जो स्थिति है वो एक फादरली फिगर की है। यदि वो अपने से छोटे जो लोग हैं, उम्र में अनुभव में लोग कम हैं, पद में अगर छोटे, अगर उनसे वो प्रश्न पूछते हैं कि उनका अधिकार है, क्योंकि वो पूछ सकते हैं। और मैं सोचता हूँ इस पे किसी और पार्टी को इस पे कोई ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जहां तक बात पांडे जी की है, पांडे जी ने कहा कि सारा अधिकार प्रधानमंत्री के हाथ में फैसला लेने का, तो मेरे को उस समय आरएसएस याद आ रहा था कि आखिर ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को और उसका जो नेतृत्व है उसको क्यों पांडे जी नकार रहे हैं, ये तो पांडे जी देश में जवाब देंगे। पर जहां तक मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश में कल की घटना है कि दो कैबिनेट मंत्रियों अब भारतीय जनता पार्टी पर अब मध्य प्रदेश चले गए ब्रजमोहन जी, अभी बिहार चले गए थे, यूपी चले गए थे, अब मध्य प्रदेश चले गए। मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन महाराष्ट्र में क्या चल रहा है वो तो पहले समझ लें। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, क्योंकि ठीक है आती हूँ आपके पास सर, वक्त मेरे पास बहुत कम है, लेकिन एक सेकेंड, प्रेम कुमार जी के पास मुझे जाना है, प्रेम कुमार जी के पास मुझे जाना, एक सेकेंड सर, ठीक है, आपकी बात लेकर मैं जाऊंगी राजीव जी के पास, लेकिन प्रेम कुमार जी, जो बातचीत चल रही है और जो अंदर खाने से लगातार एक के बाद एक, देखिए क्योंकि नाना पटोले के बयान के बाद बैठकें चली हैं, शरद पवार से जाके कांग्रेस के बड़े नेता मिले हैं और ये कहा जा रहा है कि अंदर खाने नाराज थे शरद पवार, इसीलिए उनको मनाने की कोशिश हो रही थी। एस.के. पाटिल, बाला साहब थोराट, अशोक चौहान जाके मिले उनसे और तब से ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, शरद पवार इस बार आसानी से मानने वाले नहीं। आप देखिए पूछ रहे हैं वो कि साथ लड़ना है या फिर अकेले होना है। प्रेम कुमार जी, निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो कोई भी राजनीति होगी उसमें कांग्रेस के साथ साथ जो क्षेत्रीय दल है उनकी भी भूमिका होगी। तो उसको तय करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। प्रशांत किशोर एक्टिव हैं, शरद पवार एक्टिव हैं, बनर्जी एक्टिव हैं। ऐसे समय में कोई ऐसा वॉइस अगर आता है जिससे कि कोई कंफ्यूजन पैदा होता है तो शरद पवार जी चिंतित होंगे और वो चिंतित हैं, इसलिए बात हो रही है। अगर नाराज हो जाएंगे तो बातचीत होगी ही नहीं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चीज है, चिंता है राष्ट्रीय चुनाव को लेकर के, आम नहीं, लेकिन प्रेम कुमार जी आप कह रहे हैं कि चिंतित है, नाराज नहीं है, और यही बात ब्रजमोहन जी कह रहे थे कि अपने से छोटे अनुभव और उम्र में लोगों से अगर बातचीत कर रहे हैं, कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो गलत नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं अगर कि भाई वो तो बहुत छोटे हैं, उनके सवाल का क्या जवाब दूं, एक तरीके से इग्नोर करने की कोशिश हो रही है, तो क्या ये इस तरह का बयान क्या शरद पवार की तरफ? बहुत मंजे हुए नेता हैं, कुछ भी बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं, राजनीति में किस तरीके से मर्यादा रखी जाती है किसी सवाल की वो जानते हैं। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि बहुत छोटे नेता, उनके सवाल का क्या जवाब दूं, तो क्या समझा जाए? नाराज नहीं है, इसे भी सिर्फ चिंता ही कर अपना कार दीजिएगा। जी, आपके प्रश्न को मैं एक बार फिर जो राष्ट्रीय राजनीति है उससे जोड़ना चाहूंगा। जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जी बोल रहे थे शिवसेना को लेकर के कि किस तरीके से शिवसेना के खिलाफ लड़कर के ये लोग आए और सरकार चला रहे हैं, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि शिवसेना तो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी, जब बीजेपी सरकार नहीं बना सकी, अपने गठबंधन को साथ नहीं रख सकी, तब ये मजबूरी में ये वैचारिक असमानता के बावजूद गठबंधन सरकार सामने आई है और ये सरकार बड़ी अच्छे तरीके से चल रही है, क्योंकि तमाम झंझावात आए, तमाम बाधाएं आई, लेकिन सरकार की स्थिरता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़ा मैच्योर ढंग से ये गठबंधन चल रहा है। तो इसलिए बीजेपी को निश्चित रूप से अभी भी उम्मीद है कि शिवसेना फिर से कहीं उनके साथ आ जाए।
इस हिसाब से वो शिवसेना को टारगेट नहीं करके इन दोनों को टारगेट कर रही हैं। ये ठीक है, राजीव पांडे जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। पांडे जी मैं आऊं उससे पहले संजय गुप्ता जी के पास एक बार जाती हूं, क्योंकि बहुत देर हो गई है, उनसे कोई जवाब नहीं लिया है मैंने, लेकिन बार बार बोलने की कोशिश गुप्ता जी कर रहे हैं। संजय गुप्ता जी आप मुस्कुरा क्यों रहे थे, पहले तो ये बता दीजिए जब राजीव पांडे जी बोल रहे थे। और दूसरा जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि आप दो नावों की सवारी कर रहे हैं, इधर भी नजर है उधर भी नजर है। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है संजय गुप्ता जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। गुप्ता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आती हूं आपके पास, जरा कुछ टेक्निकल फॉल्ट लग रहा है। राजीव पांडे जी आप जवाब दीजिए। देखिए, प्रेम कुमार जी ने कहा कि बीजेपी अभी भी अटैक कर रही है कांग्रेस, एनसीपी को, शिवसेना को अटैक। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप ये देख लीजिए तो हमारे जो नेता है किरीट सोमैया जी, वो सुबह डेली जिन जिन लोगों का करप्शन है वो किसी भी पार्टी का, प्रताप सरनाइक एनसीपी के नहीं है, वो शिवसेना के हैं, उनके खिलाफ भी उन्होंने कंप्लेन किया और आजकल मारे मारे फिर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है और जो भी करप्ट है उसके खिलाफ बात करती है। आज जो परिस्थिति है कि शरद पवार साहब बहुत बड़े नेता है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, लेकिन नाना पटोले भी तो कांग्रेस आई के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। वो छोटे नेता कैसे हो गए? अगर संगठनात्मक देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो प्रदेश का अध्यक्ष होता है उसकी बहुत बड़ी गरिमा होती है, तो इनको छोटे नेता कह करके छोड़ दे। छोटे नेता कहता है बड़े नेता को कि आपकी पार्टी के लोग ब्रजमोहन जी खंजीर भोंक रहे हैं। मैं जवाब दे देता हूँ। खंजर भोंकने वाला कौन है, उसका नाम बताओ। देखिए कौन है एमबीए में पांडे जी को मालूम होगा, उनकी वाइफ से बात करते होंगे, राज्य के जो अध्यक्ष होते हैं, ये तो बड़ी राज्य के अध्यक्ष को राज्य के अध्यक्ष मिलकर जवाब दे देंगे, बातचीत कर लेंगे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है पांडे जी को तकलीफ क्या हो रही है। मैंने एक शब्द नहीं बोला। ब्रजमोहन जी आप डिबेट को डिरेल मत करिए। अभी ये मेरा समय है, 2 मिनट दीजिए। अच्छा 30 सेकंड पूरा कीजिए। हाँ राजीव जी पूरा कीजिए, फिर जाना मुझे ब्रजमोहन जी के पास और संजय गुप्ता भी इंतजार करें। आज जो परिस्थिति है महाराष्ट्र में, ये तीनों पार्टियों को पता है कि ये जो 3 तिगाड़ा खेल बिगाड़ा वाले जो सरकार चल रही है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंबा जोड़ा, उसमें से खाली एक ईंट खिसकने की देर है। जिस समय एक ईंट खिसका, ये धड़ाम से जमीन पर गिर जाएंगे और सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। ये मेरा कहना है ब्रजमोहन जी को संभाल। चलिए ठीक है, ब्रजमोहन जी के पास मैं आ जाऊंगी, लेकिन संजय जी लगातार मुस्कुरा रहे हैं। एक छोटा सा जवाब मैं संजय जी से लेती हूँ, फिर ब्रजमोहन जी आपके पास आऊंगी। आप बहुत हंसमुख आदमी है संजय गुप्ता जी, लेकिन अब हंसने का सबब भी बता दीजिए। देखिए हंसने का सबब सिर्फ एक ही है कि राजनीति में 2 ही चीजें अहम होती हैं, 2-3 चीजें। सबसे पहली तो होती है राजनीतिक विचारधारा, फिर दूसरे होते हैं आपसी संबंध, तीसरे होते हैं नंबर्स के आधार पर सरकार बनाना। तो राजनीति में हर लोग अपना अपना दांव खेलता है, लेकिन एक कबीर जी का दोहा है कि एक लोभी एक लालची दोनों खेले दांव, दोनों डूबे बावरे चढ़े थे पत्थर की नाव। कौन लोभी कौन लालची, इसका खुलासा अभी नहीं करेंगे, इसका खुलासा अभी नहीं करेंगे। ब्रजमोहन जी वक्त मेरे पास बहुत कम बचा है। ब्रजमोहन जी देखिए लोभी लालची कह के निकल न जाए, इसलिए आपको जवाब देना जरूरी है। ब्रजमोहन जी मैं इस मौके पे एक ही बात कहना चाहता हूँ। संजय भाई 1 मिनट में बोल दूं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के मामले में खुद का अवलोकन करना चाहिए कि जिस पार्टी के कंधे पे चढ़कर वो महाराष्ट्र में स्थापित हुए, आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि उस पार्टी से इनका संबंध टूट गया। कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदा बाला साहब के कक्ष में बैठकर आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के साथ किया था, जब उस पर उन्होंने झूठ बोला, जब उस पर उन्होंने राजनीति की, तब जाकर शिवसेना ने उनका साथ छोड़ा है। ठीक है, वक्त मेरे पास इतना ही है, वक्त मेरे पास बहुत, आप सभी से माफी के साथ वक्त मेरे पास इतना है, लेकिन बहुत दिलचस्प है ये देखना कि एनसीपी के प्रवक्ता अभी भी शिवसेना के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ बहुत कुछ बोलने से बच रहे हैं और बीजेपी पर लगातार टारगेट कर रहे हैं। लेकिन संजय गुप्ता जी हमारे साथ शिवसेना की तरफ से जुड़े हुए थे, वो लगातार तंज में बात कर रहे हैं और शिवसेना का ये स्टाइल रहा है उसके तमाम नेताओं का पहले से ही। स्टाइल के पीछे क्या है और बीजेपी से जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, जो दोस्ती का मौसम आया है, वो किस हद तक आगे जाएगा, क्या रिश्तेदारी में बदलेगा, देखना होगा। लेकिन अभी महाराष्ट्र की सरकार में जो कुछ भी चल रहा है वो ऑल इज वेल की कैटेगरी में तो नहीं आता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, तमाम अहम खबरें जारी हैं इंडिया न्यूज पर।